नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम यादों में निर्भया में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज निर्भया की 12वीं बरसी है। 16 दिसंबर 2012 की वो काली स्याही रात कोई नहीं भूल सकता। कभी ना भुलाने वाली ये वो घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। देश भर में निर्भया को श्रद्धांजलि दी गई। देश न्यूज़ की ओर से भी निर्भया को श्रद्धांजलि दी गई। पेश है हमारा खास कार्यक्रम यादों में निर्भया। दिसंबर 2012 की वो दर्दनाक और काली रात आज भी लोगों को जब याद आती है तब रूह कांप जाती है। इस जघन्य घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और पूरे देश ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2020 में आरोपियों को फांसी दी गई, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद आज महिलाएं कितनी सेफ हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में 12 साल पहले यानी कि 16 दिसंबर 2012 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 12 साल पहले निर्भया की चीखों ने देश भर के लोगों की आत्मा को झकझोर दिया था। निर्भया बलात्कार की घटना ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर गहरी चिंता और विरोध को भी जन्म दे दिया था। लेकिन 12 साल बीतने के बाद क्या हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वही गहरी चिंता और विरोध जिंदा है? क्या 12 सालों में बदले कानून के बाद देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध थम गए हैं? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब कुछ आंकड़ों के साथ आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि आखिर ये निर्भया कांड क्या था। साल के आखिरी महीने के दूसरे पखवाड़े का पहला दिन दिल्ली में एक युवती पर कहर बनकर टूटा। 16 दिसंबर 2012 को एक छात्रा के साथ उसके एक मित्र की मौजूदगी में चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया और उन दोनों को ठिठुरती सर्द रात में बस से बाहर फेंक दिया गया। बाद में इलाज के लिए सिंगापुर ले जाई गई। पीड़िता ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस मामले की 23 वर्षीय पीड़िता को निर्भया नाम दिया गया और देश में उसके लिए न्याय की मांग के लिए आंदोलन ने रूप ले लिया। 16 दिसंबर 2024 को निर्भया कांड के 12 साल हो जाएंगे। वह नाबालिग शख्स आज शादी कर जिंदगी जी रहा है। दरअसल नाबालिग शख्स अकेला है जिसका चेहरा न तो दुनिया के सामने आया और न ही उसके परिवार वालों ने किसी को बताया। इस मामले में मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह सहित 6 व्यक्ति आरोपी बनाए गए। इनमें से एक नाबालिग था। मामले के एक आरोपी राम सिंह ने सुनवाई शुरू होने के बाद तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। नाबालिग को सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया और उसे सुधार गृह भेजा गया। 3 साल तक सुधार गृह में रहने के बाद उसे 2015 में रिहा कर दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 20 मार्च 2020 को इस मामले के 4 दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया कांड की जांच में शामिल रहे पुलिसकर्मी और एसआईटी के सदस्य एसीपी राजेंद्र सिंह के अनुसार यह बस उस कांड का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बस के मालिक दिनेश यादव थे और यह बस नोएडा से सवारी लेकर आती जाती थी। वारदात के दिन बस के चालक राम सिंह और दूसरे आरोपियों ने बस में ही पीड़िता और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद दोनों को सड़क पर फेंक दिया गया था और आरोपियों ने बस का पहिया पीड़ितों पर चढ़ाने की कोशिश की थी। तो वही एसीपी राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जब भी इस बस को वो देखते हैं उनकी आंखों के सामने उस दर्दनाक घटना की यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक पुलिसकर्मी के लिए यह बस उस सफलता का प्रतीक है जिसने दरिंदों को सजा दिलवाने में मदद की। हालांकि इसके सामने खड़ी रहकर यह बस हर बार एक नए दर्द के एक नए गुस्से को जन्म देती है। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इन दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। बाद में उस युवती की मौत हो गई। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी।
ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या सहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। और इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन ये भी किया गया था कि इसके बाद अगर कोई 16 साल या 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। यह संशोधन इसीलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था, जिसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसे हालात में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे रेप के मामलों में 2013 में कानून में मौत की सख्त सजा का प्रावधान किया गया, जिसके बावजूद रेप के मामलों में कमी नहीं आई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है, यानी कि रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोषी साबित हो पाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिरी तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा मिली, जबकि 12,000 से भी ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत से इतर ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60% से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 40% से ज्यादा है। वो रेबेका एम जॉन नाम की वकील ने एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि भारत में जज रेप के आरोपियों को सजा देने में बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो जरूर देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। और इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक साल में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए। अब आप सोचिए कि 4 लाख मामले दर्ज किए जाते हों तो कितने मामले ऐसे होंगे जो समाज में 4 लोग क्या कहेंगे और परिवार की इज्जत के नाम पर दबा दिए जाते होंगे। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, बल्कि इस साल से सबसे बड़े उस मामलों पर रोशनी डालते हैं जिसने 2024 में निर्भया मामलों की याद दिला दी थी। एक बार फिर देश भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। आपको याद ही होगा, साल 2024 के अगस्त महीने में कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बेरहमी के साथ रेप और मर्डर किया गया था। निर्भया की याद में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका थीम था न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण। इसी पर देखिए जरा ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं चाहूंगा अपनी उस बहादुर बेटी के लिए आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखकर अपनी उस बेटी को श्रद्धांजलि दें, निर्भया को श्रद्धांजलि दें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। निर्भया कांड की 12वीं बरसी के चलते आपने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम आतिशी ने महिलाओं को कई बड़ी बात कही। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली की उस बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ तो हम सब सड़कों पे उतरे थे, हम सबने संघर्ष किया था और हम सबने ये प्रण लिया था कि महिलाओं के खिलाफ, दिल्ली की बेटियों के खिलाफ फिर से ऐसा हादसा हम नहीं होने। आपके द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपके एक नए फॉर्मूले के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक आते ही आपने पूरा फोकस महिला वोटर्स पर कर दिया है। आप पूरी कैलकुलेशन के साथ अपना एक एक कदम रख रही हैं। पहले नो रिपीट का फॉर्मूला, तो अब वुमेन कार्ड खेलकर आपने चुनावी हवा की दिशा बदलने में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रण में आपका नया फॉर्मूला।
आपका महिला वोटरों को साधने का दाव, फुल कैलकुलेशन के साथ रण में उतरी आप। जैसे जैसे दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, वैसे वैसे दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में निर्भया कांड के 12वीं बरसी पर दिल्ली में महिला अदालत की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर सीधे निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें वो पूरी तरह से फेल नजर आती है। आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी हमें सुरक्षा दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। उन्होंने काम खराब कर दिया। मैं अभी जब मंच पे था तो एक एक हमारी बहन माता जो अपनी बीती आपको सुना रही थी, जो घटना उनके साथ हुई, वो अपना दुख जरूर बता रही थी, लेकिन मैं सामने वाली माताएं बहनों का भाव देख रहा था। एक एक माता, एक एक बहन उनसे जुड़ करके अपना समर्थन दे रही थी। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। महिला अदालत आपकी ताश का कोई पहला पत्ता नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जैसा पत्ता निकाला था। इस योजना के तहत 18 से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने पहले 1000 रुपए और फिर बाद में 2100 देने का वादा किया था। आप आगामी चुनाव को देखते हुए दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा को घेरने में लगी है और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने में लगी है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। आपके मुखिया केजरीवाल के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी रविवार को राजधानी की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ी आप और भाजपा राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आपका ये वुमन कार्ड दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक गेम चेंजर साबित होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।